नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह की रचना हुई थी, जिस तरह रामायण में लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, उसी तरह अब विपक्ष ने बिहार की धरती से भाजपा के खिलाफ ऐसी किलेबंदी की है कि देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। क्योंकि बिहार की सियासत में अजीब जादू है जो देश की सियासत को वक्त वक्त पर साधता रहा है। फिर चाहे महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन हो या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो विपक्षी एकता की तस्वीर बिहार से आई है, क्या वो भाजपा की मुश्किल बढ़ा पाएगी? चौबीस की लड़ाई का ट्रेलर जारी, विपक्षी एकता पर सियासत भारी। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। भाजपा को 100 सीट पर रोकने का प्लान, पटना से महागठबंधन का ऐलान। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। बिहार से बजा 24 का बिगुल, भाजपा को हराने के लिए बलिदान देंगे राहुल। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। आज कांग्रेस की छत्र जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 15 दलों का मेला, क्या कर पाएंगे 24 में खेला? इतना तय है, गए बहुत बुरा हाल होने वाला है। कोई किसी के साथ नहीं, ये सांप नेवला की तरह है कि जब बाढ़ आता है तो एक ही टहनी पर दहते हैं और जब समतल पर आते हैं तो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, 450 सीट का चक्रव्यूह तैयार, हर सीट पर विपक्ष करेगा प्रहार। जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं, तो मुझे याद आता है
कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। ये ठग्स ऑफ गठबंधन है। ये पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने का तैयारी कर रहे हैं। मोदी को हराना है, क्या इसलिए विपक्ष का याराना है? विपक्षी एकता पर भगवा ब्रिगेड की ललकार, दिल्ली में बनेगी किसकी सरकार? विपक्ष ने पाटलिपुत्र की धरती से दिल्ली की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है, क्योंकि ये पहली बार है जब एक साथ एक मंच पर 15 दलों के 30 से ज्यादा नेता दिखाई दिए। इनमें कई ऐसे नेता हैं जिनका अपने राज्यों में न सिर्फ बड़ा प्रभाव है, बल्कि अब इन्हीं दलों ने मिलकर भाजपा को 100 सीटों पर रोकने का प्लान बना लिया है। लेकिन ये प्लान कैसे काम करेगा, इसका फैसला अगली मीटिंग में होगा, जो 12 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हिमाचल की राजधानी शिमला में होगी। लोकसभा का चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन दिल अभी से ही धड़कने लगा है, क्योंकि पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट कर देश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। क्योंकि विपक्ष के 15 दलों ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। पटना में विपक्ष की बैठक करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने और हर एक सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई गई। विपक्ष की कोशिश है कि 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने की है जिसमें भाजपा को 100 सीटों पर रोका जा सके। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। हम एक साथ आए हैं और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी। मैं तो अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूँ। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। यहाँ
जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। विपक्ष की इस बैठक में सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, जिन्होंने कहा कि देश के हित में कांग्रेस बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। दरअसल विपक्ष की एकता कितनी मजबूत रहेगी, इसका बहुत कुछ कांग्रेस पर टिका है, क्योंकि विपक्ष में वही सबसे बड़ा दल है जिसका न सिर्फ कई राज्यों में प्रभाव है, बल्कि सवाल इस बात का भी है कि जब बात पीएम पद के उम्मीदवार की आएगी तो क्या कांग्रेस कुर्बानी दे पाएगी। वहीं एक सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी है, क्योंकि विपक्ष को अगर भाजपा को हराना है तो अखिलेश को पूरी ताकत से चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि सच ये है कि भाजपा को 2014 और 2019 में सबसे बड़ी ताकत यूपी से ही मिली है। यही वजह है कि विपक्ष की इस लड़ाई का सबसे बड़ा गढ़ देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां से तय होगा कि दिल्ली की हवा किसकी तरफ बहेगी। फिलहाल सबकी नज़र विपक्ष की अगली बैठक पर टिकी है, जो 12 जुलाई को शिमला में होनी है। अब 20 दिन में विपक्ष का बाहुबली मोर्चा कितना मजबूत होता है, ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष के कई दल ऐसे हैं जो अभी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विपक्ष का दावा है कि अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो भाजपा 100 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन विपक्ष की पहली बैठक में ही विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पहले सिर्फ जयंत ने दूरी बनाई थी, अब केसीआर भी विपक्षी एकता के मन से गायब हो गए हैं। और अब सवाल यह है कि जो एकता पटना में दिखी, क्या वो शिमला में दिख पाएगी। 20 दिन में तैयार होगा विपक्ष का बाहुबली मोर्चा। जयंत और केसीआर की गैर मौजूदगी पर शुरू हुई सियासी चर्चा। पटना में भले ही विपक्ष ने अपनी एकजुटता से 24 की लड़ाई का बिगुल बजा दिया हो, लेकिन विपक्ष के कई ऐसे नेता थे जो इस बैठक से दूर रहे। अब इन्हीं दलों के नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें एक नाम जयंत चौधरी का है, जो नीतीश के बुलाने के बाद भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि जयंत ने इसको लेकर ये सफाई दी थी कि वो पहले तय कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाएंगे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि जयंत की इस बैठक से दूरी की वजह कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव थे। वही अखिलेश यादव जिनसे उनकी पार्टी का गठबंधन है, वही अखिलेश यादव जिनके साथ मिलकर जयंत चौधरी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वही अखिलेश यादव जिन्होंने जयंत को राज्यसभा भेजा था। लेकिन निकाय चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर ऐसा मनमुटाव हुआ कि अब लगता है कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल है कि अगर विपक्ष ही एक नहीं है तो वो भाजपा को चुनौती कैसे दे पाएगा। वहीं दूसरा सवाल तेलंगाना के सीएम केसीआर का भी है, जिनसे मिलने खुद नीतीश कुमार तेलंगाना गए थे, लेकिन इसके बाद भी केसीआर विपक्ष की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो केसीआर की पार्टी को कांग्रेस का साथ मंजूर नहीं है। यही वजह है कि बीआरएस ने विपक्षी एकता की इस बैठक से न सिर्फ दूरी बनाई, बल्कि विपक्षी एकजुटता पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिछले 75 साल में हिंदुस्तान में जो काम आज, जो उम्मीदें थी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जनता में, अगर वो आज नाकाम हुआ, ये सारे भी जितने भी उम्मीद एस्पिरेशन नाकाम अगर हो गए, तो इनका सरासर जिम्मेदारी दो पार्टियों पे बैठता है। एक तो है 50 साल इस देश को चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरा 15 साल इस देश को चलाने वाली बीजेपी। इन दोनों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की जनता ने बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उनको सौंपा था।
अनफॉर्चुनेटली आज 75 साल के बाद भी आज देश का ये हाल है। नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, हम मानते हैं, नीतीश जी की पार्टी के भी सिद्धांत ठीक ठाक है, पर अल्टीमेटली अगर वो कांग्रेस को सामने लगा के अगल बगल में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहाँ से होगा। 50 साल जिस पार्टी ने डिजास्टर्स गवर्नेंस दिया इस देश को, आगे जाके क्या करेंगे। विपक्षी एकजुटता पर एक सवाल केजरीवाल की गैर मौजूदगी ने भी उठाया, क्योंकि जब विपक्ष की बैठक खत्म हुई और सभी दल मिलकर साझा कॉन्फ्रेंस करने आए, तब केजरीवाल इस कॉन्फ्रेंस से गायब। अब सवाल इस बात का है कि जो केजरीवाल विपक्ष की 4 घंटे चली बैठक में मौजूद थे, वो आखिर में कहां गायब हो। अब केजरीवाल की गैर मौजूदगी को केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने साफ नहीं किया है कि वो राज्यसभा में केंद्र के लाए इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का साथ देगी या नहीं। जबकि पूरी बैठक के दौरान केजरीवाल कांग्रेस पर दूसरे दलों के जरिए ये दबाव बनाते नजर आए कि कांग्रेस पहले ये साफ करे कि वो अध्यादेश के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के साथ है या नहीं। अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। जब मीरा कुमार जी को राष्ट्रपति के लिए चुनाव में उतारा कांग्रेस पार्टी ने, हमने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। मार्गरेट आल्वा जी को उपराष्ट्रपति के लिए उतारा, हमने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया बिना मांगे। तो इसलिए बिना मांगे समर्थन दिया। इसलिए जब भी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा उस पे आपकी भूमिका अलग होनी चाहिए। जब भी देश के संघीय ढांचे और लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा होगा, संविधान को बचाने का मुद्दा होगा, उस पे आपकी भूमिका अलग होनी चाहिए। अन्य विषयों पे अलग ढंग से सोच सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अगर कांग्रेस ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया तो क्या होगा, क्योंकि जानकारों की माने तो विपक्षी एकता का एक बड़ा टेस्ट इसी अध्यादेश को लेकर हो जाएगा। क्योंकि विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो केंद्र का लाया अध्यादेश राज्यसभा में फंस जाएगा, लेकिन अगर फूट पड़ी तो अध्यादेश राज्यसभा में भी आसानी से पास हो जाएगा। मतलब एकदम साफ है, विपक्ष जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो उतना मजबूत है? क्योंकि जेडीयू ने कहा तो है कि ये दलों का नहीं भारतीय दिलों का गठबंधन है। अब दिल मिलते हैं या टूटते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। विपक्षी एकता ने पटना से सिर्फ दिल्ली की ही नहीं पूरे देश की सियासी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि विपक्ष की ताकत को देख अब भाजपा भी फुल ऑन एक्शन में आ गई है, जो कह रही है पूरे विपक्ष पर अकेला मोदी ही भारी है। जिस बिहार की धरती से महात्मा गांधी ने चंपारण का आंदोलन शुरू किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का इमरजेंसी के खिलाफ झंडा बुलंद किया था, अब उसी बिहार से विपक्ष ने अपनी एकजुटता की ऐसी ताकत दिखाई है, जिसे देखकर भाजपा भी फुल ऑन एक्शन में आ गई। क्योंकि जब विपक्ष पटना में भाजपा को हराने की रणनीति बना रहा था, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्षी एकता पर निशाना साध रहे हैं। तो आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे
कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। कोई मतलब नहीं है। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा और भाजपा ही 2024 में आएगी। सर, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जिस तरह से सब एक साथ हैं, लेकिन ये बिन दुल्हे की कोई मतलब नहीं, बुरी तरह से गठबंधन फेल होगा। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। दरअसल विपक्ष की पूरी तैयारी भाजपा को दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने की है, जिसके लिए कई विपक्षी दल आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष 24 की पिच पर भाजपा को चुनौती दे पाएगा, क्योंकि विपक्ष का कॉमन एजेंडा अभी सामने तक नहीं आया है। वहीं भाजपा ने हर एक राज्य की हर एक सीट के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि भाजपा की नज़र जितनी अपने मजबूत गढ़ पर है उससे कहीं ज्यादा उन सीटों पर है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इसकी सबसे बड़ी तैयारी यूपी में हो रही है, जहां भाजपा 80 सीटों के लक्ष्य को लेकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।